हेलो दोस्तों, माय नेम इज आरजू कुमार। एक्चुअली आज हम सब पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस। तो आज हम सब सबसे पहले जानना चाहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, और सिलेबस के बारे में जानकारी सबसे पहले रहनी चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले उसके बारे में जानना ज़रूरी है। अगर उसके बारे में आप जानेंगे तब उसके बारे में आप अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे और अपने एग्ज़ाम में क्वालिफाइंग कर पाएंगे। तो आइए हम सब आपसे आपके सामने मैं सिलेबस डिफाइन करता हूं और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूं, ताकि आपको कोई भी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, कोई भी एग्ज़ाम आप आसानी से क्रैक कर सकें। तो चलिए आज हम यूपीएससी का सिलेबस पॉलिटिकल साइंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन का डिफाइन करने वाले हैं। एक्चुअली सबसे पहले आइए देखते हैं पीटी से मेंस तक। पीटी जो मेंस तक जितने भी मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन का, एक्चुअली उसके साथ साथ हम जितने भी मतलब पीटी में क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, चाहे सब का सिलेबस पहले देखेंगे। उसके बाद लास्ट में हम पॉलिटिकल साइंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन का विषय पढ़ने का शुरुआत करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं पॉलिटिकल साइंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस और उसके साथ साथ ऑल सिलेबस। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या सर, ये हो गया सर सिलेबस का पीटी हो गया सर। सबसे पहले हो गया सर, ये हो गया सिलेबस का पीटी सर। एक्चुअली इसमें क्या होता है, सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी टेस्ट यानी पीटी एग्जाम में इसका जो भी क्वेश्चन आता है सर ऑब्जेक्टिव आता है, क्योंकि इसमें जो रंगने वाला होता है ना, जो उसमें एक बुलेट पॉइंट से रंगने वाला होता है सर। और उसके बाद टाइप में जो आता है कैंडिडेट्स मस्ट बी एग्जामिनेशन, ठीक है। सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन, रिटन एंड इंटरव्यू। जब आप पीटी पास कर जाते हैं उसके बाद मेंस के लिए आप जो क्वेश्चन होती है डिस्क्रिप्टिव होती है, उसमें लिखना पड़ता है। उसके बाद जो आती है सर वेरियस सर्विस एंड पोस्ट, जितने भी पोस्ट आती है उसमें भी मेंस में जितने भी मतलब कोई सब्जेक्ट है सभी को लिखना पड़ता है, और पीटी में जितने भी सबको मतलब रंगना पड़ता है। इसी कारण से मतलब इसमें 3 पार्ट होते हैं, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। तो सबसे पहले आइए देखते हैं। उसके बाद द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट अप टू मैक्सिमम 400 मार्क्स इन द सब्जेक्ट। एक्चुअली जो इसका एग्जाम होता है 400 नंबर का होता है, जो जीएस 200 नंबर का होता है, और सीसेट सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट जो 200 नंबर का होता है, जो क्वालिफाइंग होता है। और उसके बाद आते हैं उसके ओनली टेस्ट ओनली, ठीक है सर। और उसके बाद सर इसका सिलेबस देखते हैं सर, GS1 और GS2 को बोल देते हैं सीसेट यूपीएससी का, पीटी का। तो इसका सिलेबस देखते हैं, GS1 का सिलेबस देखते हैं सर। तो सर सबसे पहले देखते हैं GS1 में क्या क्या आता है सर। GS1 में जो आता है पेपर 1 सेक्शन बी कैंडिडेट, इसमें आता है सर हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं सर, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आता है सर, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री का सब्जेक्ट जो अभी मेंस में है सर। और इसमें आता है इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी में सर इसमें भी आते हैं। उसके बाद क्लाइमेट चेंज और उसका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये आते हैं मतलब पीटी में। उसके करंट अफेयर्स भी आते हैं, इसमें बहुत बड़ी रोल होता है करंट अफेयर्स का पीटी में। और उसका सीसेट में जो आते हैं सर, उसमें आते हैं मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन, डाटा स्किल एंड कम्युनिकेशन, एंड उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड उस कॉम्प्रीहेंशन भी आते हैं। उसका स्टैटिक्स थोड़ा मोड़ा पोर्शन आते हैं उसका। तो ये हो गया पीटी का। और मेंस का सिलेबस में जो आते हैं, चलिए सब सेक्शन 2, ठीक है सर, और सेक्शन 1 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में, ठीक है। बोथ क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है इसका ना पेपर 1 में मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आता है इसमें। और उसके बाद द जनरल स्टडी पेपर 2 ऑफ द सिविल सर्विस प्रीलिम्स टेस्ट, इसमें जो आता है क्वालिफाइंग मार्क्स आता है 33% रहता है। एक्चुअली जो सीसेट का जो सिलेबस है उसमें 33% नंबर लाना अनिवार्य होता है, तो उसमें क्वालिफाइंग नंबर है। और जीएस का नंबर जुड़ता है वो मतलब जो बच्चे भी जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देते हैं उनका नंबर पीटी पास करने के लिए जीएस का नंबर जुड़ते हैं, और सीसेट का ओनली क्वालिफाइंग होते हैं सर। और उसके बाद डिटेल्स ऑफ द सिलेबस आर द इंटीग्रेट पार्ट ऑफ अ सेक्शन 3, ठीक है सर। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं सर। उसके बाद मेंस का सिलेबस देखते हैं सर। मेंस में होता है क्या, पेपर 1 में ऐसे होता है,
और पेपर टू यानी GS1 का सिलेबस देखते हैं सर। GS1 का सिलेबस देखते हैं तो इसमें 250 नंबर का होता है सर। और इसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर यानी हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी ये होता है पेपर टू में जो आता है। और जनरल स्टडी टू यानी पेपर थ्री इसको बोलेंगे। पेपर थ्री में जो आता है यानी GS2 उसमें होता है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। ये आ गया सिलेबस हम लोग का पेपर थ्री में, GS2 में आ गया कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी पढ़ने वाले हैं, तो उसका सिलेबस हमें GS2 में मिल गया सर। तो एंड उसके बाद आगे है सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ये भी इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ना है मतलब पेपर टू में। और इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के साथ पढ़ने में अच्छा लगता है इंटरनेशनल रिलेशन, क्योंकि उससे रिलेटेड होता है। और गवर्नेंस भी मतलब रिलेटेड करता है, मतलब कहीं ना कहीं पॉलिटी से थोड़ा थोड़ा मैच भी करता है उसमें, क्योंकि शासन व्यवस्था है। तो पॉलिटी में क्या है, पॉलिटिकल जो जितने भी चीज़ें हैं उस सब में भी पढ़ना पड़ता है। और उसके बाद जनरल स्टडी थ्री में होता है सर इसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें जो होता है टेक्नोलॉजी पढ़ना पड़ता है सर। और उसके बाद इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट पढ़ना पड़ता है, सिक्योरिटी पढ़ना पड़ता है एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना पड़ता है सर। और पेपर फोर में जो होता है ना, यानी पेपर फोर यानी पेपर फाइव यानी GS4, इसमें जो पढ़ना पड़ता है 250 नंबर के भी होता है। तो इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो एक्चुअली जो ये एथिक्स का पेपर पोर्सन है ना, पेपर फाइव का यानी GS4 का पोर्सन है 250 नंबर का होता है। इसमें अच्छा अंक लाना मतलब बेहतर जरूरी होता है, क्योंकि इसमें जो नंबर जुड़ते हैं 250 नंबर के एक ही पेपर में होता है। इसमें इसका सिलेबस मैंने आगे डिफाइन करूँगा सर आपके सामने। और उसके पेपर 6 में जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट, आप ऑप्शनल सब्जेक्ट का मतलब जो होता है 8वीं अनुसूची में जितने भी दिया गया है शेड्यूल में, आप उसमें से चूज कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शनल में आपको कौन ले सकते हैं। जैसे मैथिली हो गया, हिंदी हो गया, उसके बाद बहुत सारा है उसमें, मराठी हो गया सर, और बहुत सारा उसमें लिखा गया है। मतलब 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषा है, पहले मूल जो था ना मतलब 14, लेकिन अब 22 कर दिया गया है। उसमें जितने भी अमेंडमेंट हुआ है ऐड करके 22 हो गया है। उसके बाद ऑप्शनल पेपर 2 यही है 250 नंबर के। ऑप्शनल पेपर जो होते हैं, दो पेपर होते हैं, एक पेपर 250 नंबर के होते हैं, और दूसरे पेपर जो होते हैं ये भी 250 नंबर के होते हैं, यानी 250 500 नंबर का ऑप्शनल पेपर होता है सर। और उसके बाद सब टोटल रिटन टेस्ट जो होता है 17 से 50 नंबर के। देखिए जितने भी एग्जाम में मतलब होते हैं, मतलब मेंस का एग्जाम, और जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सर वो 17 से 50 नंबर के होते हैं जो ऐड होते हैं। उसके बाद जो आगे जब आप मेंस पास करते हैं, उसके बाद इंटरव्यू के लिए जो बच्चे जाते हैं, उसके बाद 275 नंबर का होता है, उसका ऐड किया जाता है पर्सनैलिटी टेस्ट का 275 नंबर का। टोटल जो होता है ग्रैंड टोटल 2025 नंबर का होता है। 2025 नंबर का होता है टोटल ग्रैंड UPSC का फाइनल लिस्ट में, मतलब जितने भी नंबर जुड़ते हैं 2025 नंबर का होता है। उसमें से जितने बच्चे क्वालिफाइंग करते हैं 50 से 55% तक टॉपर ही मतलब बनते हैं लाकर 2025 में। और उसके बाद कैंडिडेट में चूज एनी ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट फ्रॉम अमॉन्ग्स ऑफ द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट गिवन द पारा टू बिलो नोट। ठीक है सर। उसके बाद आगे चलते हैं सर। जैसे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 मैं डिस्कस कर लिया, और उसके बाद जो ऑप्शनल है उसको डिस्कस किया। और उसके बाद जो क्वालिफाइंग है वो हिंदी और इंग्लिश। हिंदी जो है मतलब क्वालिफाइंग सभी के लिए है, वो हिंदी और इंग्लिश। उसका जो 300 नंबर का होता है, 600 नंबर का, हिंदी 300 नंबर का और इंग्लिश 300 नंबर का, वो क्वालिफाइंग होता है। उसमें 25% नंबर लाना पड़ता है, तो उसका तैयारी अलग से हो जाती है। और आगे चलते हैं सर। अब बात करते हैं अब देखते हैं सर आगे। पेपर 2 ये आ गया सर हम लोग का पेपर 2 GS2 आ गया। GS2 में देखते हैं सर। पेपर 2 आ गया पेपर 1।
पेपर 1 ये आ गया सर। इसमें ऐसे जो आता है 250 नंबर का होता है सर, और ये भी लिखने वाला होता है सर 250 नंबर। इसमें जो दिया रहता है सबसे पहले, और पेपर 2 में आते हैं, यानी GS 1 से शुरू करते हैं। इसमें जो सिलेबस दिया गया डिटेल में दिया गया है, वो समझाते हैं कि क्या क्या पॉइंट है और क्या क्या मतलब मेन जो मतलब वर्ड होते हैं ना सर, वो वर्ड को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से ही मतलब हिसाब से आप जो अच्छे आप क्वेश्चन को मतलब डिफाइन कर सकते हैं अच्छे से एकदम। तो जैसे सबसे पहले आता है इंडियन कल्चर विल बी कवर द साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट्स फॉर्म। एक्चुअली इसमें जो दिया गया है ना, इंडियन कल्चर से दिया गया है, और इसका जो मतलब हमारे देश की संस्कृति क्या है और विरासत क्या है, इस सब के बारे में पढ़नी है। और उसके बाद क्या है, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम द एंशिएंट ऑफ मॉडर्न टाइम्स। एंशिएंट से मॉडर्न तक जितने भी है मतलब पढ़ना है सभी में, या आर्ट एंड कल्चर में, और मॉडर्न और मिडाइवल में भी है। और उसके बाद मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी एंड द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स पर्सनैलिटी इशू। एक्चुअली जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है सर हमको, मॉडर्न हिस्ट्री जो पढ़नी है सर 18वीं सेंचुरी के बाद से पढ़नी है। और उसमें जो पढ़नी है सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री आ गया, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर आ गया, फिर उसके बाद द फ्रीडम स्ट्रगल। क्योंकि सर इसमें जो हमारे देश में जितने भी मतलब स्ट्रगल किए, मतलब संघर्ष किए हमारे देश की आज़ादी दिलाने के लिए, उनके बारे में ही पढ़ना है। जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बहुत सारे जो मतलब स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके बारे में भी पढ़ना है। और इट्स वेरियस स्टेज एंड पर्सन इम्पोर्टेंट एंड द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस कंट्री। ठीक है सर। पोस्ट इंडिपेंडेंस, देखिए सर, स्वतंत्रता भारत के बाद के जितने भी इतिहास, वो इतिहास में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो सिलेबस में दिया गया है तो उसके बारे में पढ़ना जरूरी है सर। और उसके बाद सर कंसोलिडेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है सर। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल बी इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम द 18th सेंचुरी सच एज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इसमें दे रहा है सर, जो मेंस में पढ़ना है पोर्शन में दिया गया है कि 18वीं सेंचुरी का जो मतलब औद्योगिक क्रांति है जो इंग्लैंड में हुआ था, उससे रिलेटेड पढ़ना है। और उसके बाद डिफेयर ऑफ द नेशनल बाउंड्रीज, कॉलोनाइजेशन, डिकोनाइजेशन एंड पॉलिटिकल फिलोसफीज, बहुत सारा जो मतलब फिलोसफर है उनके बारे में पढ़ना है। एंड द कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म एंड देयर फ्रॉम द इफेक्ट ऑन द सोसाइटी के बारे में पढ़ना है सर। ये सारे सिलेबस में दिया गया GS 1 को। और इसका जो मेन पार्ट है ना सर, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ये है। और ये सारे पॉइंट है, इसमें जितने भी वर्ड है ये वर्ड को समझा रहे हैं, ताकि मतलब आप समझकर अच्छी तरह से सिलेबस को एकदम कहीं ना कहीं पेज पर एक नोट्स बना ले, और ताकि मतलब आपको जब पढ़े एक बार नोट्स को देख ले और सिलेबस को देख ले कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है और क्या नहीं मतलब छोड़ना है। ये सारे की पॉइंट रहते हैं, ठीक है सर। क्योंकि इसका सिलेबस बहुत सारा है। और सिलेंट फीचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है सर। रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इशू, ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर प्रॉब्लम एंड देयर रिमेडीज, ये सब पढ़ना है। इफेक्ट एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी, देखिए सर इसमें जो GS 1 में दिया गया इफेक्ट, क्या बोल रहा है सर, इफेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, मतलब जो वैश्वीकरण चल रहा है हमारे देश से बाहर, मतलब जितने भी देश में चल रहा है, हमारे देश से लेकर दूसरे देश में क्या क्या हो रहा है, सारे संस्कृति से क्या मतलब वहाँ की संस्कृति क्या है, यहाँ की संस्कृति क्या है, कल्चर क्या मिल रहा है, विरासत क्या है, वहाँ की विरासत क्या है, यहाँ की विरासत क्या है, इस सब के बारे में पढ़ना है सर। एंड सोशल एम्पावरमेंट एंड कम्युनलिज्म, एंड जो सर मार्क्सवादी है, मतलब कार्ल मार्क्स, जो रूस की क्रांति का सबसे बड़ा मतलब एक रोल उभर कर सामने जो आया हुआ था, कार्ल मार्क्स जो सबसे फेमस है, उनके बारे में पढ़ना है। एंड साइलेंट फीचर ऑफ द वर्ल्ड, फिजिकल ज्योग्राफी, ये सर फिजिकल ज्योग्राफी में क्या है सर ना, कि इसमें फिजिकल ज्योग्राफी में भौतिकी मतलब इसमें पढ़ना है सर, ये वोल्केनो वगैरह पढ़ना है सर, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, इस सब के बारे में पढ़ना है। और इसकी जानकारी बेहद ज़रूरी होती है, क्योंकि PT का और मेंस का दोनों में क्वेश्चन आता है इसमें से।
and distribution of the key and nature and the world and factor is responsible for the location and primary, secondary and tertiary industry in the various part of the world including India. ये सब पढ़ना है. उसका important geography phenomena such as earthquake, tsunami and ये सारे दिखाई उतना मतलब साफ नहीं दे रहा, बट लेकिन आपको हम बता रहे हैं ये सब जियोग्राफी फीचर्स एंड इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप एंड टूना एंड इफेक्ट ऑफ द सच चेंज. ये सब बोल कहने वाला पढ़ना है सर. जो ज्वालामुखी मतलब कहाँ कहाँ मतलब सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ ज्वालामुखी फट रहा है, ये सब के बारे में पढ़नी है सर फिजिकल ज्योग्राफी में एक्चुअली. उसके बाद आता है GS3, सॉरी GS1 हो गया. उसके बाद आता है GS2. GS2 में आता है जो हम सब का पोर्शन आने वाला है पॉलिटिकल साइंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन का. तो उसके बारे में पढ़ते हैं सर. आज जो सबसे बेस्ट है ये है GS2 का सिलेबस. इसमें जो दिया गया है ना गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये हम लोग का सिलेबस जो हम पढ़ाने वाले कुछ देर में आप लोग बेहतर तरीके से समझने वाले हैं हमारे द्वारा. क्योंकि हम जो एक्सप्लेन करेंगे सबसे बेहतर तरीके से हम आप समझ पाएंगे कि क्या मतलब ये एक रोल है जो मतलब अच्छी तरह से ढंग से समझ रहे हैं, मौका मिल रहा है समझने का. तो सर उसके बारे में चलिए आप मतलब आप GS2 का सिलेबस जो मतलब मेंस का है उसको डिफाइन करते हैं और अच्छी तरह से डिफाइन करते हैं. तो सबसे पहले आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है सबसे पहले सर. उसके बाद हिस्टोरिकल, अंडर पिनिंग, एवोल्यूशन, फीचर, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट, प्रोविजन एंड बेसिक स्ट्रक्चर. जो इसमें पढ़ना है सर एक्चुअली इसका जो पार्ट है हिस्ट्री का है, जो अमेंडमेंट वगैरह दिया गया है. हिस्ट्री का भी कुछ पार्ट है जो मतलब जैसे रेगुलेटिंग एक्ट्स हो गया, 1858 हो गया, 1833 हो गया, ये सब मतलब पढ़ना है. 1909, 1919 ये सब मतलब जो एक क्रम में पढ़ना है उसके बारे में. क्योंकि ये हिस्ट्री के पार्ट है प्लस पॉलिटी में दिया गया है. पॉलिटी में दिया गया है तो उसके बारे में पढ़ेंगे बट लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि ये हिस्ट्री का है. जब हिस्ट्री पढ़ेंगे हम सब, कोई सर हिस्ट्री पढ़ाएंगे उसमें इसको पढ़ा देंगे क्योंकि ये हिस्ट्री का पार्ट है. सबसे बेस्ट लगता है क्योंकि बेहतरीन तरीके से वहाँ पढ़ पाएंगे और अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे. हम पढ़ाने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के जितनी पोर्शन, लगभग पॉलिटिकल साइंस 99%, 100% जितने भी क्वेश्चन मतलब आते हैं सर उसको हम पढ़ाने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस को एंड कॉन्स्टिट्यूशन को. एंड देन फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या मतलब जिम्मेदारी क्या है इसमें, एंड यूनियन एंड द स्टेट, बेसिक ऑफ चैलेंज एंड पर्टेनिंग ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर, क्या हमारे देश संघीय संरचना क्या है, क्या हमारा देश संघीय है, संघ है, यूनियन है, क्या फेडरल है, कॉन्फेडरल है, इसके बारे में पढ़ना है. और उसके बाद आता है डिवोल्यूशन ऑफ द पावर एंड द लोकल लेवल एंड चैलेंज देयर इन. ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर एंड बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट, रिड्रेस मैकेनिज्म एंड. ठीक है सर, इसमें सेपरेशन ऑफ पावर, देखिए सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, मतलब शक्तियों का जो सीमांकन है, मतलब केंद्र राज्य और दोनों के बीच क्या क्या शक्तियाँ हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले जाके जो एक सूची होती है, समवर्ती सूची, एक सूची नहीं होती, जो एक मतलब सूची होती है उसमें 3 तरह की आती है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची. जो स्टेट का होता है ना वो जैसे सेंटर का हो गया सर, सबसे पहले सेंटर का हो गया. सेंटर क्या मतलब क्या क्या उसमें दिया गया, कितने विषय मुद्दे कितने हैं, वो सब सेंटर का काम है. और राज्य का जो है, जो राज्य का है, राज्य का काम जो राज्य में दिया गया है, मतलब जितने भी दिया गया है विषय उस पर उसका काम है कानून बनाना, जो भी कुछ करना होता है उस विषय पर करता है. और समवर्ती सूची क्या होता है, समवर्ती सूची का मतलब होता है कि समवर्ती सूची में राज्य प्लस केंद्र दोनों कानून बना सकती है. अगर दोनों कानून अगर मेल खा जाती है तो उसमें राज्य का जो कानून होगा वो प्रभावी नहीं होगा, जो सेंटर का जो कानून होगा वो प्रभावी होगा क्योंकि उसका कानून लागू होगा. उसमें जो दिया गया है मतलब हमारे संसद में, उसके बारे में पढ़ना है सर. एंड कंपेरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विथ दैट अदर कंट्रीज. अच्छा देखिए सर, कंपेरिजन करना है एक दूसरे कंट्रीज से सर. जैसे इंडिया का एंड स्विट्जरलैंड का कैसा है, इंडिया USA कैसा है, इंडिया जापान का कैसा है, इंडिया सऊदी अरब का कैसा है, ये कंट्री के दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है और इसके बीच में क्या क्या स्कीम है, ये पढ़ना है. पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर,
पार्लियामेंट स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस पावर एंड प्रिविलेज एंड इशू यूजिंग ऑफ द दिज। ठीक है सर, इसके बारे में जो पार्लियामेंट का अधिकार क्या है, प्रिविलेज क्या है, उसके अधिकार के बारे में क्या कानून बना सकती है, कौन सा कानून नहीं बना सकती है और किस पर कानून बना सकती है, ये हमारे मतलब संसद का काम है कि संसद जब कानून बनाता है तो पूरे भारत देश में लागू होता है, और जब राज्य के किसी विधायिका के द्वारा कानून जो बनती है वो सिर्फ स्टेट में लागू होता है। एंड स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। अब आता है कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो लेजिस्लेचर था वो मतलब कानून बनाया, ठीक है, उसको जो मतलब आगे जो होता है सर लागू करने का काम जो कार्यपालिका का होता है, एग्जीक्यूटिव जो बोलते हैं उसको। एग्जीक्यूटिव में आते हैं सबसे पहले आते हैं प्रेसिडेंट एंड उसके वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ETC, जो बहुत सारा मतलब मंत्री लोग आते हैं। और उसके बाद जब उस कानून का जब संरक्षण करना होता है तो हमारे जुडिशियरी काम है कि कानून क्या सही है हमारे देश के हित में या कानून गलत है, उस पर जुडिशियरी रिव्यू होता है। तो उस पर रिव्यू करने के बाद वो कानून जब पास होता है तो हमारे जो अस्थायी कार्यपालिका होती है उस कानून के हिसाब से कार्य करती है। और उसके बाद होता है मिनिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द गवर्नमेंट प्रेशर ग्रुप एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशन एंड रोल ऑफ पॉलिसी। इसमें दे रहा है कि बहुत सारा ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप, हीट ग्रुप, ये बहुत सारा ग्रुप के बारे में पढ़ना पड़ता है सर। इनफॉर्मल एंड फॉर्मल के बारे में पढ़ना पड़ता है। साइलेंट फीचर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट। देखिए सर बहुत सारा एक्ट आता है, एक्ट आता है जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 भी हो गया, 1951 भी होगा, 1955 भी हो गया, ये सब के बारे में पढ़ना है सर। और उसके बाद जो है अपॉइंटमेंट टू द वेरियस एंड कंस्टिट्यूशन ऑफ पोस्ट। ये हमारा संविधान बताते हैं कि इसमें संसद जो है वो पावर क्या है, उसमें संसद का पावर, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज। बहुत सारा संस्था भी है जैसे संवैधानिक, असंवैधानिक, सांविधिक, ये एक्स्ट्रा संवैधानिक, ये संस्था कार्य कर रही है हमारे देश में। संवैधानिक वो होता है जो हमारे देश के संविधान में दिया गया है, जो किसी न किसी आर्टिकल में उल्लेख किया गया है, उसके बारे में न कहीं दिया गया है। जिससे हम सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे संविधान में जो लागू किया गया था ना, जिसके द्वारा संसद के द्वारा मतलब अमेंडमेंट किया गया, जैसे 101वां संविधान संशोधन जो GST के बारे में दिया गया है, GST के बारे में दिया गया है, उसके बारे में उसके बारे में जब दिया गया तो 101वां संविधान संशोधन को लागू करने के लिए 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया 101वां संविधान संशोधन 2016 के द्वारा। और उसके बाद आता है स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी एंड वेरियस QC जनरल बॉडीज। ये जो होता है अर्ध न्यायिक क्या होता है, अर्ध न्यायिक के बारे में पढ़ना है। अर्ध न्यायिक में क्या होता है कि जैसे बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन ऑफ द डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इशू अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। मतलब उसका जो इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, डिजाइन कैसे होता है, उसका जो QC जुडिशियरी होता है। उसको आता है सर डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्री ऑफ द रोल ऑफ NGO, SHG एंड वेरियस ग्रुप एंड एसोसिएशंस, डोनर्स, क्राइसिस एंड इंस्टीट्यूशन एंड अदर स्टॉक होल्डर। देखिए सर इसमें आ गया आपका NGO आ गया, और उसके बाद SHG NGO नॉन ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ये आ गया, और उसके बाद SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, इसके बारे में पढ़ता है। क्योंकि NGO एक ऐसा रूल मतलब पालन कर रहा है, मतलब भूमिका निभा रहा है रोल, कि हमारे देश से लेकर गांव तक NGO काम कर रही है। चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप भी हमारे गांव तक, देश से मतलब पूरा शहर से लेकर गांव तक कार्य कर रही है, उसके बारे में पढ़ना है सर। सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहुत सारे महिलाएं जो कार्य करती है, और उसकी आत्मनिर्भर बनने के लिए मतलब ये कार्य किया जा रहा है हमारे भारत सरकार के द्वारा। एंड देन वेलफेयर स्टेट। देखिए सर वेलफेयर स्टेट यानी कल्याण की बात है, कल्याण करने की बात है, तो कल्याण किस हिसाब से, राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, किस हिसाब से बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में पढ़ना है सर। एंड वल्नरेबल
sections of the population and by the center and state and their performance of this scheme. बहुत सारे स्कीम भी मतलब भारत सरकार के द्वारा लाया गया है, जैसे समान निधि योजना, ये एक स्कीम है, किसान सम्मान निधि योजना या जनधन योजना, या बहुत सारा है, एक नहीं है. एंड मैकेनिज्म, लॉज, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज कंस्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ द वल्नरेबल सेक्शन, ये सारे आ गए. और वो इशू रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट एंड द मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर्स एंड सर्विस, उसके बाद रिटेलिंग एंड हेल्थ एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, हेल्थ एजुकेशन में पढ़ाई करना है, इसके बारे में वो सब पढ़ना है. क्योंकि ये जो दिया गया GS2 में जो सिलेबस दिया गया है सर ने, इसमें गवर्नेंस भी है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी भी है, और उसके बाद सोशल जस्टिस भी है, और उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन भी है. तो ये सारे के सिलेबस के डिफाइन कर रहे हैं सर, और इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आए, और सिलेबस में क्या क्या है और क्या क्या मतलब हमें समझ में आ रहा है, ये सारे मैं बता रहा हूँ आपको सभी. इशू रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर, यानी भुखमरी, जो गरीबी, जो उसका भी बात किया जा रहा है. हमारे सोशल जस्टिस में जो काम आज के दिन में जितने भी मतलब बहुत सारा जो NGO भी हो गया और सेल्फ हेल्प ग्रुप भी हो गया, बहुत सारा जो सोसाइटी भी काम कर रही है, जो कि मतलब गरीबी और भुखमरी की मतलब समस्या जो उत्पन्न, जिसे हम उसके बारे में आगे डिफाइन भी करेंगे. एंड देन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नेंस, शासन व्यवस्था कैसे चलता है, शासन व्यवस्था चलाने क्या क्या होता है, उसमें किसका किसका रोल होता है शासन व्यवस्था में, ये होता है. एंड ट्रांसपेरेंसी, क्या मतलब उसमें क्या मतलब ट्रांसपेरेंसी है, क्या मतलब हम समाज के सामने ला पा रहे हैं अच्छी तरह से कि नहीं ला पा रहे हैं, क्या मतलब स्कीम क्या है, उसके बारे में पढ़ना है सर. एंड अकाउंटेबिलिटी एंड ई गवर्नेंस में क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, उसमें जो होता है मतलब जैसे हमारे देश में जो टेक्नोलॉजी का एक सबसे बड़ा रोल आगे बढ़ रहा है ना, और उस हिसाब से जो मतलब इंसान जो का जो भूमिका चल रहा है ना, सबसे बेहतरीन चल रहा है. एंड एप्लीकेशंस, मॉडल्स, सक्सेस, टाइम मेशन, इमिडमेशन एंड प्रोटेक्शन सिटीजन्स, and then transparency and accountability and the institutional and others measures. Role of civil service and Indian democracy. रोल होना चाहिए, मतलब क्या है सिविल सर्विस में, सिविल सर्विस का रोल क्या है इंडियन डेमोक्रेसी में, उसके बारे में पढ़ाई करना है सर. क्योंकि हमारा जो ये सिविल सर्विस में जो होता है ना, इसका रोल हमारे डेमोक्रेसी में, क्योंकि ये केंद्र के द्वारा नियुक्त होते हैं और राज्य में जो काम करते हैं जाकर, इसकी भी जो पक्षपात होती जा रही है. और इसका जो सबसे बड़ा, उसके बाद फिर जो मतलब ये क्या पैरामिलिट्री में जाके उसका नौकरशाही का किया जा रहा है. जैसे पैरामिलिट्री में जैसे SSB का DIG बना दिया जा रहा है, और CRPF, BSF, ये सब का DIG बना दिया, जो बनते हैं वो सिविल सर्विस का ही होते हैं. और आगे बात करते हैं, इसका तो हो गया सर GS2 का, पेपर 3 का. और उसके बाद पेपर एंड इंडियन एंड द, और इसमें थोड़ा सा और बचा हुआ है सर, उसके बारे में थोड़ा मतलब डिस्कस करते हैं सर. इंडियन एंड इट्स निगबर्ड रिलेशंस एंड बायलिटरल, रीजनल्स एंड ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अटेंशन India interested, effect of policy and politics and development and developing countries on the Indian interest, Indian and उसका important international institution, agencies and for their sector India. एक्चुअली हमारे देश में जो जितनी भी एजेंसी काम कर रही है, चाहे CBI हो, ED हो, बहुत सारा एजेंसी काम कर रही है जो केंद्र के द्वारा जो चलाया जाता है, सारे एजेंसी, उसके बारे में पढ़ना है. पेपर अब उसका आ गया 4, पेपर 2 मैंने देख लिया, पेपर 3 देखना है अब सर. पेपर 3 आ गया, पेपर 4 आ गया, यानी GS2 में क्या है, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंट, इकोलॉजी आ गया, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आ गया. ये सारे पढ़नी है पेपर 4 में, यानी GS3 में. क्योंकि पेपर
थ्री पढ़े हैं, GS2 पढ़े, उसमें हम लोग का जो मतलब विषय था पॉलिटिकल साइंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में पढ़ना था। तो उसके बाद ये पेपर 4 यानी GS3 की बात करते हैं, इंडियन इकोनॉमी एंड इशू रिलेटेड प्लानिंग एंड मोबिलाइजेशन एंड रिसोर्स ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। और बेरोजगारी के बारे में पढ़ना है कि बेरोजगारी हमारे देश में कहाँ तक पहुँची है, क्या मतलब उसकी परसेंटेज क्या है, उसके बारे में सिर्फ पढ़ना है। और उसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इशू एराइजिंग फ्रॉम इट, मतलब जो एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट यानी समावेशी विकास, जो समावेशी विकास कैसा है, सब सम्मान मतलब है या मतलब उसके बारे में पढ़ना है। गवर्नमेंट बजटिंग, बजट के बारे में पढ़ना है। जैसे बजट हर साल मतलब हर साल निकाला जाता है वित्त मंत्रालय विभाग के द्वारा। और मेजर क्रॉपिंग एंड पैटर्न्स इन द वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, मेजर जो मतलब पैटर्न्स है, वेरियस पार्ट है हमारे देश में जो दूसरे कंट्री के साथ क्या है, ये सब पढ़ना है। और उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ द इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। देखिए सर, अब आ गया मार्केट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है, कृषि से सिंचाई से संबंधित पढ़ना है, उसके बारे में पढ़ना है सर। क्योंकि जो आज के दिन में हमारे देश में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है एग्रीकल्चर में, तो उससे संबंधित हम सब पढ़ रहे हैं। उसके बाद आता है सर इशू एंड रिलेटेड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स, जो हमारे देश में मतलब क्या टेक्नोलॉजी हमारे किसान यूज कर रहे हैं, उससे क्या मतलब नुकसान क्या हो रहा है, फायदे क्या हो रहा है, उसके बारे में पढ़ना है सर। और उसके बाद आता है इशू रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज। सब्सिडी जो होता है मतलब कि सर इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट सब्सिडीज। जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट मतलब क्या होता है, डायरेक्ट जो किसी से हम संपर्क करते हैं, इनडायरेक्ट दूसरे के माध्यम से। और सब्सिडी होता है ना, जब कोई मतलब मैन्युफैक्चर होता है सामान और बनता है, बनने के बाद जो वेक्स होते हैं ना, जो वेक्स होते हैं उस पर जो सब्सिडी अगर देता है तो उस सामान का रेट कम हो जाता है, और सब्सिडी अगर नहीं देगा, उस पर GST लागू कर देता है तो वह उसका रेट ज़्यादा हो जाता है। इसको मतलब सब्सिडी बोलते हैं सर। इशू रिलेटेड एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे PWD, PD पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS, हाँ सॉरी PDS जो मतलब डीलर जो होते हैं ना, वो हमारे देश में चल रहे हैं कि मतलब प्रत्येक व्यक्ति को 5 kg अनाज दिया जा रहा है, उसका मतलब क्या सिस्टम क्या हमारे देश में, उसके बारे में पढ़नी है। और उसके बाद आता है सर बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एंड मिशंस कंस्ट्रक्शन एनिमल्स रेजनिंग, ये सब है। उसके बाद आता है सर फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज ऑफ द इन इंडिया, स्कोप्स एंड सिग्निफिकेंस, लोकेशन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अब बात आती है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, क्या हमारे देश में सिग्निफिकेंस जो है मतलब क्या उसका लोकेशन क्या है, मतलब अप स्ट्रीम है डाउन स्ट्रीम, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उस कर्व के माध्यम से दर्शाया जाता है सर, उसके पढ़ेंगे। एंड रिक्वायरमेंट्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लैंड फॉर्म इन इंडिया, जैसे लैंड फॉर्म इंडिया क्या होता है हमारे देश में, मतलब हकबंदी और चकबंदी दो तरह के होते हैं। तो हमारे देश में जो हकबंदी का सबसे बड़ा मतलब जो होता है नॉर्थ भारत में तो कम, नॉर्थ भारत में देखने को मिलता है पंजाब हरियाणा साइड, लेकिन बिहार साइड जाओगे तो बिहार में, क्योंकि वहाँ पे खेती के जो खेती है सो सबसे मतलब उतना ज़मीन मतलब जो होता है ना कि जैसे पंजाब में क्या होता है बड़े बड़े प्लांट होते हैं, चकबंदी में क्या होता है, चकबंदी में होता है ना कि जब छोटे कोई खेत होते हैं बगल में किसी के बड़े खेत है, वो खेत उसको दे देते हैं और दूसरे के जो उसका खेत वहाँ पे है उससे वो खेत ले लेते हैं, ताकि मतलब जो आसानी हो और एग्रीकल्चर में हमारी उपज बढ़ी जाए, उसके हिसाब से मतलब हम सब चकबंदी का सपोर्ट करते रहे। क्योंकि ये रूस का सबसे बड़ा उदाहरण मतलब देखने को मिलता है, रूस में सबसे ज़्यादा चकबंदी होता है सर। उसके बाद आता है सर इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी एंड चेंज इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स एंड रोड्स, एयरपोर्ट, रेलवे। अब बता एनर्जी क्या है, मतलब एनर्जी मतलब पैदा कैसे होता है, सबसे बड़ा कारण सबसे पैदा करने का यूरेनियम है, थोरियम, इससे एनर्जी पैदा किया जाता है। और उसके बाद पोर्ट मतलब बंदरगाह हमारे देश में कहाँ कहाँ है, सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है, मतलब उससे क्या मतलब फ़ायदे क्या नुकसान है, उसके बारे में पढ़ना है सर। एयरपोर्ट की संख्या बढ़ती गई है। और रेलवे में जो भी मतलब हो रहा है वो भी काम अच्छी ही है। इन्वेस्टमेंट मॉडल, ये सारे पढ़ना है। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये पोर्शन सबसे महत्वपूर्ण आता है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा पोर्शन है जिसमें बच्चे इंटरेस्ट होते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं।
इसके बारे में पढ़ना। डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट एनर्जी लाइफ, ये है। अचीवमेंट ऑफ द इंडियन इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड द डेवलपिंग इन टेक्नोलॉजी, ये है। अवेयरनेस इन फील्ड ऑफ आईटी सेक्टर में क्या क्या मतलब कामें हो रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और स्पेस कंप्यूटर्स, ये हो गया सर। एंड रोबोटिक्स, आज के दिन में सबसे बड़ा कारण हो रहा है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स जो मतलब टेक्नोलॉजी जो भूमिका निभा रही है इंसान की तरह निभा रही है, उसका जो हाल ही में आपने एक एग्जांपल देखा होगा, तो आईआईटी कानपुर ने एक डॉग रिप्रेजेंट किया है देश के सामने। वो जब वो डॉग से मतलब अट्रैक्टिव हुआ, तो मतलब उसको उसके साथ मिलन करने का लिए मतलब संभव उतना नहीं हुआ, लेकिन वो भी मतलब बनाया जा रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी, इसमें क्या होता है, नैनो टेक्नोलॉजी में जो होता है कि बहुत छोटे छोटे जो चीज़ के बारे में पढ़ना पड़ता है। बायोटेक्नोलॉजी, इसमें क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इशू रिलेटेड एंड टू इंटेलेक्चुअल एंड प्रॉपर्टी राइट, हमारे देश में जो मतलब क्या अधिकार हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। एंड देन कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट्स एंड पॉल्यूशन ऑफ द डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना भी है। लिंकेज बिटवीन द डेवलपमेंट एंड स्पीड ऑफ एक्सट्रीम, ये सारे पढ़ना है। और उसके बाद रोल ऑफ द स्टेट एंड देयर नॉन स्टेट ऑफ द इंक्रीटिंग एंड चैलेंज ऑफ थर्मल एनर्जी, थर्मल सिक्योरिटी क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी, ये पढ़ना है। फिर इंटरनल सिक्योरिटी में क्या होता है कि इंटरनल सिक्योरिटी में हमारे मतलब जो बॉर्डर होते हैं, बॉर्डर कौन सा मतलब जो जवान होते हैं कौन सा बॉर्डर का कौन सुरक्षा करेगा, उसके बारे में पढ़ना पड़ता है। जैसे हमारे एसएसबी है जो नेपाल बॉर्डर एवं भूटान बॉर्डर को कवर करता है। और बीएसएफ जो होता है पाकिस्तान और ये क्या बोलते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर से सुरक्षा प्रदान करते हैं हमारे देश को, ये सब होते हैं। उसके बाद चैलेंज ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी एंड कम्युनिकेशन बिटवीन रोल ऑफ द मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग, मीडिया का रोल क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है सर। ये मीडिया जो आज के दिन में मतलब गोदी मीडिया कभी पश्चात करती जा रही है, तो उसका जो मीडिया का एक काम, मीडिया होता है क्या, मीडिया होता वो है जो किसी न पक्ष न विपक्ष सिर्फ सच दिखाए, मीडिया वो होता है। मीडिया काम है निगेटिव नॉट पॉजिटिव, वो अच्छा दिखाए न्यूज ताकि समाज में जागरूकता हो सके कि इसके बारे में क्या क्या हो रहा है, और निगेटिव हो तो निगेटिव दिखाए, नहीं तो किसी के बारे में गलत ना दिखाए, किसी के बारे में झूठ को सच न मत दिखाए, ये होता है मतलब मीडिया का रोल होता है। लेकिन आज के दिन में जो बहुत सारा मीडिया गोदी मीडिया होता जा रहा है, तो उसके बारे में क्या बोल सकूँ। एंड उसका मनी इंक्लूडिंग एंड इट्स प्रिवेंशन सिक्योरिटी चैलेंज एंड देयर मैनेजमेंट ऑफ इन द बॉर्डर एरियाज एंड लिंकेज एंड ऑर्गेनाइज्ड चेंज विथ वेरियस सिक्योरिटी फोर्स एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट, पेपर 5 होता है। ठीक है सर। पेपर 5 में जनरल स्टडी एथिक्स एंड इंटीग्रिटी के बारे में पढ़ना पड़ता है। इसमें एथिक्स एंड इंटीग्रिटी जो होता है इसमें दो तरफ होता है, दो साइड को दो तरह पढ़ना पड़ता है सर। इसमें जो होता है सर, दिस पेपर विल बी इंक्लूड क्वेश्चन टू टेस्ट द कैंडिडेट। इसमें दो टाइप का क्वेश्चन होता है सर। इसमें एक केस स्टडी होता है सर, और दूसरा जो पोर्शन होता है उसके बारे में पढ़ना है, जैसे एप्टीट्यूड क्या है, उसका स्किल क्या है, मतलब उसके बारे में बॉडी लैंग्वेज, ये बहुत सारा जैसे इसमें दिया गया है ना, एप्टीट्यूड, कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेटिव विथ, ये सब पढ़ना है। बिहेवियर एंड मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड सोशल इन्फ्लुएंस एंड पर्सन, ये सब पढ़ना है इसके बारे में। चलिए मैंने सिलेबस तो डिफाइन कर दिया मैंने। ये केस स्टडी ऑन एबव इशू जो ये होते हैं 250 नंबर के भी होते हैं। चलिए मतलब आज तो सिलेबस डिफाइन कर दिया। इसके बाद होता है मतलब ऑप्शनल में क्या होता है, मैंने बताया पहले कि 8वीं अनुसूची में जितने भी भाषा दिया गया है मतलब 22 भाषा है, उसमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं जो आपको आसानी हो। उसके बाद क्वालिफाइंग बताया मैंने, हिंदी और इंग्लिश होता है। पेपर 9 होते हैं टोटल। पेपर 9 में पेपर में 2 पेपर जो ऐसे होते हैं जिसका नंबर जुड़ता नहीं है, बाकी 7 पेपर का जो होता है नंबर जुड़ता है। वो सब 1750 नंबर का होता है, प्लस 275 नंबर का इंटरव्यू होता है, 2025 नंबर का होता है, जो जिसका नंबर के हिसाब से फाइनल लिस्ट आता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने विषय पे चलते हैं। पॉलिटिकल साइंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन हमारा विषय है पढ़ने का।
एक्चुअली आज डिफाइन करने का मतलब क्या है कि हम समझ पा रहे हैं कि मतलब क्या क्या मतलब हमें पढ़ना है, ये सिलेबस में क्या क्या है, टॉपिक में क्या क्या है, इस सब के बारे में पढ़ना है। चलिए हम शुरू करते हैं आज पॉलिटिकल साइंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल साइंस। चलिए पढ़ते हैं आप पॉलिटिकल साइंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग का विषय जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। ठीक है, संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ये पढ़ना है हमें। ये है संविधान एवं राज्य व्यवस्था। संविधान होता क्या है? संविधान हमारे मौलिक अधिकार का संरक्षण है, हमारे देश का जो जितनी भी कानून बनती है उसका संरक्षण है। और संविधान संविधान जो होता है ना, एक प्रकार का सबसे बड़ा कानून है भी, सबसे बड़ा विधि है, देश का शक्ति का सीमांकन है कि उसमें संविधान के द्वारा हमारे देश में जितने भी एग्जीक्यूटिव है एवं उसका क्या क्या मतलब रोल हो सकता है, और हमारे देश में पीएम बनने के लिए क्या योग्यता होती है, संविधान से तय होता है। और हमारे देश में राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ये संविधान तय करता है। हमारे देश में कौन मंत्री शपथ क्या लेता है, ये हमारे संविधान तय करता है। और उसके बारे में चलिए कुछ लिखते हैं सबसे पहले। तो लिखते हैं सबसे पहले, तो लिखिए, हम लिखते हैं संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। ये हो गया संविधान। आप सब भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक बेस्ट क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट है संविधान का, ताकि हम सब एग्ज़ाम में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकें। और दूसरा बोल सकते हैं इसमें आप, संविधान शक्ति का मानचित्र है। और तीसरा बोल सकते हैं संविधान शक्ति का मानचित्र इसलिए है क्योंकि संविधान के द्वारा ही तय होता है कि कौन क्या बनेगा, मुखिया बनने के लिए क्या है, सरपंच बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और क्या एज होना चाहिए, ये संविधान तय करता है इसमें। और तीसरा आ गया इसमें, संविधान देश का सर्वोच्च विधि है, यानी कानून है। Constitution is a
हाईएस्ट रूल ऑफ इंडिया, यानी इसके बारे में पढ़ना है सर। तो ये आप लिख सकते हैं सर, मैं हट जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, आप देख लीजिए और लिख लीजिए कि मतलब क्या क्या मतलब मैंने लिखा है, और कॉन्सेप्ट के आधार पर आप पढ़ सकते हैं। और इसमें को होता है कि मतलब बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है, और यही कॉन्सेप्ट है जो आप यूज़ कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम यानी पीटी मेंस में आप पढ़ कर जाइए। उसके बाद आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल मतलब क्वालिफाइंग कर सकते हैं। आप आता है लिख लिया सर आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद थोड़ी सी कि शासन, मैं निकाल रहा हूँ, थोड़ा पैसेंस परजिवरेंस रखिए सर, क्योंकि एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें परसिस्टेंस, परजिवरेंस और पैसेंस ये तीनों काम करता है बहुत ज़्यादा। तो चलिए देखते हैं। अब आता है क्या शासन। शासन के चलता है कैसे आखिर हमारे देश में, शासन का जो रूल होता है कैसे चलाता है, क्या क्या आता है उसमें, तो उसके बारे में पढ़ेंगे सर। सबसे पहले आता है शासन, संविधान पढ़ लिए, उसका आता है शासन यानी गवर्नेंस। ये होता है गवर्नेंस। इसमें सबसे पहले जो आता है शासन में, इसमें सार्वजनिक जीवन का संचालन कैसे होता है, सार्वजनिक जीवन का संचालन यानी जो चलाता कैसे कैसे है। तो सार्वजनिक जीवन संचालन क्या होता है, सबसे पहले जो आती है बात इसमें आता है एजुकेशन भी आता है, एजुकेशन भी आता है। दूसरा इकोनॉमी भी क्या होता है, इकोनॉमी मतलब। और तीसरा जो आती है सबसे पहले पॉलिटिकल क्या होता है, ये सब पढ़ना है। एजुकेशन में क्या होता है कि हमारे देश में शिक्षा का जो स्तर है क्या है और क्या नहीं है, और कानून है। उसके बाद सबसे पहले जो आती है इकोनॉमी के बाद आती है। इकोनॉमिक में क्या है हमारे देश में, इकोनॉमिक जो मैंने बोला था पहले कि मतलब कि हमारे देश में जो 103वां संविधान संशोधन जो हुआ, जो ईडब्ल्यूएस के लिए बनाया गया 2019 में, उसका क्या मतलब रोल था, कैसे रोल हुआ, उस सब के बारे में पढ़ना है ये एजुकेशन में। इकोनॉमी में जो मतलब ये भी इकोनॉमी में जो बजट से संबंधित है। और पॉलिटिकल में क्या है, पॉलिटिकल में क्या होता है कि इसमें बहुत सारा जो पद होता है, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, और उसके प्राइम मिनिस्टर हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, एंड जो चेयरमैन जो होता है मतलब पार्लियामेंट का, वो होता है कैसे बनता है, और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन नहीं होता है, एलिजिबिलिटी होता है, उसका योग्यता क्या होता है, ये मतलब होता है। उसके बाद चौथा होता है सर गवर्नेंस होता है इसमें। पांचवा गवर्नेंस। गवर्नेंस का शासन व्यवस्था में क्या होता है, मतलब कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है, तो उसके आधार पर हम बढ़िया से पढ़ेंगे गवर्नेंस में। क्योंकि गवर्नेंस से शासन चलता है, शासन में इस सब के रूल अच्छा होता है, पॉलिटिकल का होता है भी, और उसके बाद अच्छा भी होता है। और उसके बाद लॉ क्या होता है, कानून क्या है, कानून हमारे देश में किसके लिए दंड का प्रावधान क्या करता है। हमारे देश में जो बहुत सारा मतलब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गलत कृत्य करता है, तो उसके लिए क्या प्रावधान, कौन सा प्रावधान लागू करेगा, हमारे ये जुडिशरी काम रहता है, तो उसके बारे में पढ़ना है। और उसके बाद आगे जो पढ़ेंगे हम, ये सब विषय है, आप लिख सकते हैं इसके बारे में। शासन में पांचवें विषय जो आता है एक इम्पोर्टेंट है,
अब आता है, लिख सकते 2 मिनट के लिए आराम से बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है शक्ति का सीमांकन। उसका शक्ति का सीमांकन ये क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। इसमें सरकार के 3 अंग होते हैं, पता है शक्तियों का सीमांकन। सरकार के 3 अंग होते हैं। सबसे पहली जो आती है बात, वो लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति आते हैं 3 में। ये होते हैं 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये दोनों की भूमिका क्या होती है और राष्ट्रपति जी का भूमिका क्या होता है, उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले चलते हैं, बात करते हैं लोकसभा। लोकसभा के बारे में बातें करते हैं, क्योंकि ये शुरुआत है आज का टॉपिक जो सबसे पहले था, जो बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं, अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि इसका रोल क्या होता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो कानून बनाने में काम जो आती है। लोकसभा जब राज्यसभा में जो मतलब 14 दिन का जो इन्फॉर्मेशन जो होता है कि जब लोकसभा राज्यसभा में अपना बिल भेजता है तो 14 दिन के अंदर में उसको अप्रूवल देना पड़ता है। उसके बाद यह भेज सकता है। उसके बाद जब दोनों में पास हो जाती है, जो साधारण बहुमत से 1/4, जितना भी मतलब जनसंख्या बोला, जितना भी मतलब संसद उपस्थित है उसके 1/4 होनी चाहिए समर्थन राज्यसभा लोकसभा में। तब उसके बाद जो आती है ना, राष्ट्रपति के पास आती है। उसके बाद जो लोकसभा के पास जाता है, लोकसभा जब उसके बाद वहाँ से जाता है राष्ट्रपति के पास अप्रूवल के लिए। जब वह बिल अप्रूवल हो जाता है राष्ट्रपति के द्वारा तो वह कानून बन जाती है। यही मतलब है सरकार का 3 अंग ये भूमिका निभाता है, ठीक है। और उसके बाद आप लिख सकते हैं इसके बारे में कुछ। शक्तियों का सीमांकन मैंने कर दिया। राष्ट्रपति से लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं पहले। लोकसभा, क्योंकि सरकार का 3 अंग मैंने बताया है, तो मतलब उसमें शक्तियों का जो संचालन होता है ये 3 के द्वारा होता है। मतलब सबसे पहले जो कानून बनाती है तो लोकसभा, राज्यसभा की भूमिका होती है, विधायिका बोलते हैं इसको, इस सेंटर के विधायिका बोलते हैं, इस सब की भूमिका होती है। उसके दूसरा जो होता है, ये फर्स्ट हो गया राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। ये होता है 3 की भूमिका। जब ये उसके बाद आता है जैसे सेंटर और स्टेट, ये तीनों आ गया। और उसके बाद आता है सेंटर और स्टेट में क्या मतलब, सेंटर एंड स्टेट में कानून का नियमन कैसे होता है। सेंटर और स्टेट में जो होता है कानून का नियमन, जो मैंने पहले बताया था कि मतलब सेंटर और स्टेट में जो होता है कि जो सूची होता है वो 3 सूची के मतलब अनुसार होता है।
कि सेंटर का सूची जो मतलब विधायिका का सेंटर के विधायिका का काम क्या है, किस पर कानून बना सकती है, और ये स्टेट का विधायिका का काम क्या है, किस पर कानून बना सकती है। और जो तीसरा जो होता है ये सेंटर का होता है, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट। एंड तीसरा जो होता है इसमें ना, जिसमें दोनों का मिक्सिंग जो होता है इसमें, तीसरा को भर कर नीचे आता है, यानी तीसरा जो होता है ना कॉन्करेंट लिस्ट, लिस्ट यानी समवर्ती सूची बोलते हैं इसको। समवर्ती सूची बोलते हैं। और उसी के आधार पर मतलब विधायिका, सेंटर की विधायिका और राज्य की विधायिका जो कानून बनाती है, और आप लिख सकते हैं इसके बारे में और पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सेंटर मतलब इसमें 7वीं अनुसूची में दिया गया है संविधान की, कि सेंटर और स्टेट के बारे में दिया गया है कि किस पर किसका कानून बनेगा और किसका प्रभावी कानून होगा, कॉन्करेंट में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब के बारे में पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नागरिक अधिकार और ये सब पढ़ते हैं। उसके बाद जो आती है बात आगे, पॉलिटी की बात आती है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं अब आगे। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया मैंने, अब आती है पॉलिटी। यानी राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था। ये आती है राज्य व्यवस्था। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया है आपको, लिखवा भी दिया है। अब लिखवाना है राज्य व्यवस्था क्या होता है, राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ाना। तो आइए कुछ लिखते हैं पहले, उसके बारे में आपको समझाएंगे बढ़िया से। राज्य व्यवस्था वह होता है जब हमारे देश में आज़ादी का दौर चल रहा था, जिसके कारण जितने विषय एवं मुद्दे उभर कर सामने आया, उससे राज्य व्यवस्था कहते हैं। तो मैंने डिफिनीशन लिख दिया है और उसके बारे में हो गया, और उसके बारे में मैंने बता दिया है। आप अपने मतलब कॉपी में लिख सकते हैं कि मतलब उसके बारे में डिफिनीशन बहुत सारा है। और उसके सबसे बड़े जो होती है राज्य व्यवस्था, पॉलिटिकल साइंस में ये डिफिनीशन है, और इस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या मतलब क्या नहीं कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्योंकि किसी भी एग्जाम में आप रट के पढ़ोगे तो रट के पढ़ने से आप थोड़ा दिन तक ही मतलब याद कर पाओगे, उसके बाद भूल जाओगे। कॉन्सेप्ट पकड़ो, किसी भी चीज़ के एग्जाम पढ़ रहे हो ना, उसके कॉन्सेप्ट पकड़ो, ताकि कॉन्सेप्ट जो आप समझ लेते हो और कॉन्सेप्ट पकड़ो, उसके बाद उसका फिगर बनाओ। फिगर के हिसाब से आप पढ़ोगे ना, एक फिगर जो होता है ना हज़ारों शब्दों के बराबर होता है। और हो गया कंप्लीट, थोड़ा सा बचा हुआ था और बोलना है थोड़ा सा। और जो होता है ये
तो हम देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में जो सबसे बड़ा एक जो मुद्दा है, सबसे इसका डिफिनीशन के बारे में पढ़ाया। और उसके बाद जो आने वाली है सबसे राज्य व्यवस्था में जैसे इसकी दूसरी विषय में जो आती है सबसे बड़ा कारण पॉलिटिकल साइंस में जो आती है लोकसभा और राज्यसभा भी है। सभा में अभी के दिन तक क्या मुद्दे होते हैं, ये सब के बारे में पढ़नी है। और एक्चुअली इसका जो सबसे बड़ा, और इसके बाद मतलब बहुत सारा शेड्यूल पढ़नी है, संविधान में पढ़नी है, संविधान के जो अनुसूची है ये सब के बारे में पढ़नी है।